तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी 2 मार्च के जितने भी आपके पेपर हैं, 4 तरह के पेपर आएंगे, देख लीजिए। 051 जिन बच्चों का विषय कोड है, एकदम रियल ओरिजिनल असली वाला पेपर यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 4 तरह के पेपर है, देख लीजिएगा। ये दूसरा पेपर है, ठीक है। सारे के सारे जो कोड नंबर हैं इनके विषय कोड 051 वाले ही हैं, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरे प्रकार का पेपर। सारे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को भरोसा है और जिन्हें वास्तव में अच्छे से 80 में से 80 नंबर लाने हैं, वहां बड़े ही ध्यान से इस वीडियो में सारे बताए गए पेपरों को सोल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा 1 नंबर का आपका रोंग नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र आपके लिए साबित होने जा रहा है। देखिए, पहला पेपर का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कहानी का पहला तत्व होता है कथानक। किशोरों की जो टोली है पानी दे मैया कहकर किस सेना को आने की सूचना देती है? इंदर सेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहां से किसके अंकुर फूटते हैं, ठीक है, शब्द के। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, एकदम रियल वाला पेपर है, ठीक है। भारत का पहला छापखाना खुला था गोवा में, ठीक है भैया। क्योंकि देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वहां सिर्फ इतना सा कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। सब्सक्राइब मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर भी मत करिएगा, लेकिन केवल और केवल आप अच्छे से पढ़ाई करिए। हिंदी में यदि आपको मेरी वजह से, ठीक है, मेरी वजह से आपको 90 नंबर, देखिए 80 नंबर का पेपर है और 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर 100 नंबर का पेपर। यदि 100 में से आपको 90 नंबर मेरी वजह से यदि मिलते हैं तो मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं होगी, ठीक है। दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध है। विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। राम की शक्ति पूजा रेगिस्तान की अत्यंत चर्चित कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। बिंब शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या है? हिंदी रूपांतरण हो गया इमेज। उमा शंकर जोशी का उपनाम हो गया वासुकी। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का एक तकनीकी शब्द है। सही जोड़ी है। राम को चिंता क्या थी? देखिए, राम को यह चिंता थी कि लक्ष्मण जो है उनका भाई वहां पर युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, वहां पर मूर्छित अवस्था में हो गया था। तो उन्हें यहां थी चिंता कि जो जमाना है वो यह ना कह दे कि पत्नी के वियोग में इन्होंने भाई को खो दिया। तो यहां पर देखो, राम को क्या चिंता थी? अपयश की। आख्यानक गीतिया, ठीक है, बिहारी सत सही। मोहन जोदड़ो, इसका आ जाएगा आपका और हड़प्पा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक और समता का आ जाएगा नियामक सिद्धांत। कुलाधिपति का आ जाएगा आपका तकनीकी शब्द, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगला देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। अपने खेत में कवि ने कौन सा बीज बोया था? ठीक है, शब्द रूपी बीज। विपरार्थिक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण देना है। आकाश पाताल। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन का विश्लेषण क्या कहलाता है? विशेष रिपोर्ट कहलाती है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला संपादकीय को क्या कहते हैं? अखबार की आवाज। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, 4 तरह के पेपर बताऊंगा तो। ठीक है, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं। असत्य है। मिस्र और सुमेर में चमकक और लकड़ी उपकार इस्तेमाल होते हैं। सत्य, देखिए सत्य सत्य है यहाँ पर। भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की 2 विशेषताएं बताइए। प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? संकलन त्रि क्या है? जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, किसी के साथ हमने जीवन में विश्वासघात नहीं किया। देखिए, आपको बेवकूफ़ बनाकर, मूर्ख बनाकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही भ्रम है कि ये व्यूज के लिए करते हैं ऐसा ये। ठीक है भैया, हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि आप हमारी वजह से अच्छे अंक प्राप्त करें। जिसको जो सोचना है, विचार करना है, भले विचार करें, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिन बच्चों को भरोसा है हम पर, उनके लिए हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। जिन्हें दिक्कत है भैया मत देखिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, कहानी और नाटक में क्या समानताएं हैं? रेडियो नाटक में संवाद का क्या महत्व है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14। हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं
भाव पक्ष, कला पक्ष। महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय यहाँ पर दीजिए। ठीक है, अपने विद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनकारी का एक विज्ञापन आपको बताना है। संक्षेपण क्या है इसका अर्थ बताना है। भारतीय संस्कृति पर एक लघु अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये इसका अथवा हो गया है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता और बेटे के बीच में संवाद। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेपर ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो ये तो आपका एक तरह का पेपर मैंने पहले आपको बता दिया। चलिए अब इसके बाद में दूसरे तरह के पेपर पर हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर E201 है, यहाँ सॉरी E203 और यहाँ E201 है। ये बी तरह का आपका पेपर है। ठीक है, 51,051 विषय कोड का ओरिजिनल ही पेपर है, आपको चिंता नहीं करनी है। देख लीजिए, तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। अब आकाश में कौन उड़ रहे हैं। ठीक है, आकाश में बुगले उड़ रहे हैं। उर्दू और फारसी छंद की छंद शैली कहलाती है रुबाई। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। ठीक है, 25वीं। ठीक है, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को क्या माना है, तो उन्होंने माना है कोमल। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। श्याम नगर के राज दरबार का दर्शनी जो जीव कौन था, लुट्ठन सिंह था। रिक्त स्थान है। सोदल गेगर मास्टर जी जो थे मराठी पढ़ाते थे। सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो राजभाषा है। ठीक है, पोछा जो एक है वो क्षेत्रीय शब्द है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो प्रथम कृति है वो कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप में कहना। चलिए ठीक है, इसके बाद है जोड़ी चुंबक का जादू, इसका मिलान करेगा लोहे पर। राष्ट्रभाषा संपर्क की भाषा है। झिलमिल देह नील जल में। ठीक है, और कविता का वास्तविक नाम शब्द युग्म, कविता का उपकरण लक्ष्मीन, सॉरी हाँ यहाँ पर भक्ति का जो वास्तविक नाम हो गया लक्ष्मीन हो गया है, और कविता का उपकरण ये पहले से टिक मार्क दे, जल्दी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत बोलने में, थोड़ा सा उच्चारण करने में दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। आप सब समझदार है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, याद कर लेना है। देखिए जिनको भरोसा है मुझ पर वहाँ कंप्लीट करिए। ठीक है, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, चारों तरह के पेपर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य और असत्य। एकांकी जो है दृश्य काव्य का एक रूप है। तो देखिए दृश्य काव्य जिसे दो रूप में बांटा गया, एक तो नाटक और दूसरा है आपका एकांकी। ठीक है, तो ये दोनों रूप में से दृश्य काव्य का एक रूप है ये एकांकी भी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक में थे, असत्य बात हो गई है आपकी। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका असत्य रहेगा। भगत जी का जो चूरन था वो हाथों हाथ बिक जाता था, बिल्कुल ये बात सत्य है आपकी। ठीक है, निराला जी की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, सत्य हो गया है। चलिए, और पहली कहानी है इंदुमती, बिल्कुल राइट है। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? नई कविता की 2 विशेषताएं बतानी है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? ये सारे के सारे प्रश्न आप रटिए। ठीक है, भरोसा रखिए। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो ठीक है जिनको भरोसा नहीं है ना, वो जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा उनका विश्वास तोड़ रहे हैं। वो कमेंट तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, फर्जी पेपर है ये वो दुनिया भर के। देखिए मैंने फिर वो बता रहा हूँ, जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है मैं केवल उन्हीं के लिए पेपर यहाँ पर बता रहा हूँ। जिन्हें भरोसा नहीं है देख लीजिए आप, तो सीधी सी बात है, जिन्हें मुझ पर भरोसा है वो उनका विश्वास कभी ना डोलेगा। ठीक है, और जिनको भरोसा नहीं है भले ही मैं उनको ठीक है उनके लिए जान भी दे दूंगा ना, तब भी उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये पेपर बता रहा हूँ। चारों पेपर आप कंप्लीट करिए, बस उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। ठीक है, राजभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, विपरार्थिक शब्द युग्म क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझेंगे? प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इंटरनेट क्या है? ठीक है, फिराक गोरखपुरी और हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय देना है। धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय। चलिए, मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का विज्ञापन देना है। क्रिकेट खेलने के ऊपर से 2 मित्रों के मध्य
जो संभावित संवाद होगा वो बताइए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, थोड़ा सा समय का, ठीक है, समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है भैया, यहाँ से देखिए ये अथवा है, इसके बाद में ये, और क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 20 है, मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। छोटा सा खेत चिकोना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए विधवा बहन जो गठबंधन है, जो हमारी भक्तिन वाला पार्ट था उससे लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। सारे चीज़ों का सॉल्यूशन भी मैं अभी आगे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। देखिए ये इसलिए कर रहे हैं इतना जल्दी जल्दी कि समय बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तैयारी कर ली है, केवल उन्हें देखना है कि कौन सी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका दूसरे प्रकार का पेपर था। चलिए तीसरे प्रकार के पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये 201 था, सारे के कोड नंबर 051 ही हैं, और ये रहा आपका तीसरे तरह का पेपर। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ये देख लेते पहले 205 वाला, ये तीसरे तरह का पेपर है, देख लीजिएगा। ठीक है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, भक्तिन जो है वो झूसी की रहने वाली थी। ठीक है, उषा का अर्थ क्या होता है? उषा का अर्थ होता है भोर। ठीक है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, तो रेडियो में क्या नहीं होते? दृश्य नहीं होते हैं। चलिए इसके बाद में अगला है, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है प्रगतिवाद में। जूझ पाठ के लेखक है आनंद यादव। इसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ से पहला रिक्त स्थान भर लीजिएगा आप गूगल सर्च करके। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का एक लोकोक्ति है। दाल ना गलना इस मुहावरे का अर्थ है सफल ना होना। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता था। मोहन जोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। जूझ कहानी लिखते लड़ते झूलते किसानों के मजदूर के संघर्ष की झांकी है। बिंब के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। आनंद यादव, देखिए आनंद यादव का हो गया जूझ। समाचार लेखन, समाचार लेखन का हो जाएगा उल्टा पिरामिड। शब्द और अर्थ का संबंध, ठीक है, शब्द शक्ति। वसंत पाटिल, शरीर से दुबला पतला। कवित्व छंद जो है 4 चरण वाला होता है। रुबाइया में जाएगा फिराक गोरखपुरी, सॉरी ठीक है, हाँ यहाँ पर फिराक गोरखपुरी आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद एक वाक्य में उत्तर। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल पुराना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक आपने। ठीक है, समय बहुत ही कम है, आप पढ़ लीजिएगा। सत्य और असत्य है। सीरीज अद्भुत अवधूत है, सत्य हो गया है। देख लीजिए यहाँ पर आपका सत्य और असत्य के टिक मार्क भी कर रखें। फालतू समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की 2 विशेषताएं, 2 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम। निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई 2 अंतर बताने हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए नाटक के तत्व बताइए। संशय स्मरण और रेखा चित्र में कोई 2 अंतर। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? कोमल, देख लीजिए कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। ठीक है, यहाँ से देखिए हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर। ठीक है, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा। काव्य में औजगुण किसे कहते हैं? संदेह अलंकार की परिभाषा है। ठीक है, रुबाइया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। कुंवर नारायण और शमशेर सिंह बहादुर का काव्यगत परिचय बताना है। जैनेन्द्र कुमार और फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर दोनों में से कौन से काव्यगत विशेषता करनी, तो दोनों में देखिए कवि अथवा लिखा, अथवा का मतलब है या तो इसका लिख दीजिए या इसका लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है ये, और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा ये। क्वेश्चन नंबर 22 में है छात्रवृत्ति निर्धन को उत्तर देने के लिए और हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए आपके मित्र को बधाई पत्र देना है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम 23। ठीक है, तो ये आपका तीसरे तरह का पेपर था। चलिए चौथे तरह के पेपर को भी आगे समझेंगे। यहाँ पर देखिए E207 वाला पेपर है, ये चौथे प्रकार का है। चलिए तो यहाँ पर इसको भी देखते हैं। सिल्वर वेडिंग
कहानी के जो नायक का क्या नाम था? यशोधर बाबू। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग को। सूर्योदय हो गया, इसमें शब्द शक्ति है, व्यंजना। तुलसीदास जी के अनुसार हमारे जो पेट की आग है वो कौन बुझा सकता है केवल? तो भगवान श्री राम। चलिए इसके बाद में है टीवी पर, यहाँ पर देखिए टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है तो विजुअल भी है, नेट भी है, बाइट भी है, उपरोक्त सभी। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं तो 3, ठीक है। अब है रिक्त स्थान। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। जिन छंदों के में मात्राओं की गणना होती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना गया है। महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया। वैसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जोड़ी है। रेडियो नाटक का आपका सीमित मात्र, शेर के बच्चे का असल नाम, ठीक है, चांद सिंह। दिन का पंथी जल्दी जल्दी ढलता है तो एक निपात शब्द है। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग का जाएगा आपका यशोधर बाबू। और विभत्स रस का स्थायी भाव हो गया जुगुप्सा। अब है एक वाक्य में उत्तर, जैसा कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट भी कर लीजिएगा। सत्य सत्य है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। नाटक और एकांकी में कोई 2 एक अंतर। भक्ति जो है अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? लुट्ठन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि गुरु मेरा तो कोई गुरु नहीं, ये पहलवान मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, ये ढोलक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहानी और में भाषा शैली का क्या महत्व है, ठीक है। शब्द युग्म के प्रकारों को बताइए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित है। कवित्व छंद की परिभाषा। महाकाव्य किसे कहते हैं, ठीक है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फिराग सूर्य गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको बतानी है। फणीश्वर नाथ रेणु अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय बताइए। संक्षेपण को की विशेषताएं। अभ्यास के महत्व पर एक लघु अनुच्छेद देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 के बाद में यहां से देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 20 के अलावा यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ये 22 और अंतिम जो है आपका ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो मैंने चारों तरह के पेपर आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी देखिए हमारा जो उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके अलावा भी मुझे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर प्रश्न लग रहे हैं वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है फिर मैं बता रहा हूं, देखिए जीवन में केवल एक ही बार आपको 12th की परीक्षा देनी है और मेरी इच्छा ये है कि मेरी वजह से आपको 80 में से 80 नंबर मिले, ठीक है। तो आइए अब जितने भी बुक से IMP क्वेश्चन है जो आने ही वाले हैं, वैसे इन चारों पेपर को कंप्लीट करने के बाद में आने ही वाले, वो तो 80 नंबर पूरे, पर लेकिन फिर भी इक्का दुक्का कहीं का प्रश्न रह गया हो, ठीक है, तो वो भी आप इसके द्वारा कवर कर सकते हैं। आपके पास समय थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन आप मेहनत करोगे तो अच्छे अंक जरूर प्राप्त करोगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आगे वाले क्वेश्चनों को। चलिए, तो इसके अलावा यहाँ से आप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा। मैंने MM लिख दिया है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप तो, ठीक है। ये वैसे यहाँ पर परीक्षा अध्ययन से ये मैं निशान लगा रहा हूँ, यदि आपके पास हो तो निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी में से आने वाला है पूरा पेपर आपका, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से, क्योंकि जो अध्याय 1 होता है उस अध्याय 1 से एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या जरूर आती है, तो इस अध्याय 1 की जितनी भी परीक्षा अध्ययन में दिया है ना उसको कवर कर लीजिए। बाकी चीज़ आप नहीं भी कर पाओगे तो एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी कंप्लीट हो गई समझिए, ठीक है। जिस बच्चों के पास नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और बाकी एम लगाते हुए चलते जाइएगा। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये है। इसके बाद में देखिए पूरा थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि सारे पे निशान है। देखिए फिर ये आपका अध्याय 6 जो शमशेर सिंह बहादुर वाला है ना, इससे है, ठीक है। कोई पीछे रह गया हो तो निशान लगाते समय यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद अध्याय 7 में कुछ नहीं करना है। अध्याय 8 जो हमारी कविता वाली भी है, इससे आपको करना है ये,
धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, ठीक है, ये तो आपका वैसे पेपर में भी आ गया उसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसके बाद में यहाँ से देखिए पेज नंबर 50 पे है परीक्षा अध्ययन में ये, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, देखिए आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है, ठीक है, क्योंकि जो आपने मुझ पर विश्वास किया है और आप जो विश्वास मुझ पर बता रहे हैं, ठीक है, उस विश्वास को आगे तक बरकरार रखने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अब पूरे साल भर से यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते, वैसे थोड़ी सी गलती मेरी ये रह गई कि मैंने आपको पूरी तरह सही से कोर्स बाय कोर्स नहीं पढ़ाया, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा डाउट यहाँ पर शेष रह गया है। बाकी जो अगले पेपर है उन सभी में कवर करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखिए, अच्छी मेहनत करिए यार भैया, ठीक है, आप अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिए, यही इच्छा हमारी है, ठीक है। सब्सक्राइब को जान दीजिए, सब्सक्राइब करने को आवश्यक। देखिए अब ये प्रश्न उत्तर है, देखिए संदर्भ प्रश्न व्याख्या वाले, ठीक है। यहाँ से जो आपका पेज नंबर ये 50 है, 56 है, यहाँ पर ये तीसरा, चौथा, पाँचवा है, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन नीचे भी दिया, किसी बच्चे के पास परीक्षा अध्ययन नहीं हो तो, ठीक है, ये तीसरा चौथा हो गया है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा बताऊंगा एक एक चीज़ें, ठीक है। वैसे वो पेपर 4 ही पेपर कर लोगे तो वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए ये तीसरा है, फिर ये आपका 4 पार्ट वाला है, तो इस 4 पार्ट में कुछ नहीं लगाना है, 6 में से कुछ नहीं आने जाना है, ठीक है। अब ये कविता वाले पार्ट से आपकी संदर्भ प्रश्न व्याख्या आएगी, इसलिए यहाँ पर अब ये देखिए पार्ट 10 है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ठीक है। बाकी तो ये संदर्भ प्रश्न, ये तो आप सही विकल्प नहीं तो पढ़ लिए होंगे आपने। चलिए आगे बढ़ते। कवि परिचय में यदि बात करें तो कवि परिचय में सबसे पहला हरिवंश राय बच्चन का करिएगा, ठीक है। मैंने पहले से ही आपके चैनल पर डाल दिया है, नहीं देखा तो आप चैनल का नाम लिख दीजिएगा और आ जाएगा, ठीक है। कुंवर नारायण का MP बोर्ड में केवल रचनाएं आती है, भाव पक्ष आता है, कला पक्ष आता है और साहित्य में स्थान। आपको जीवन परिचय में इनका कब मृत्यु हुई, कब जन्म लिया, ये सारी चीज़ें कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है भैया, ठीक है। समय बहुत ही कम है। हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय है। और यदि देखिए तो देखिए कुंवर नारायण का जीवन परिचय आप यहाँ से करिएगा, लेकिन आपको केवल रचनाएं करनी है, ठीक है। रचनाएं कर लीजिएगा आप तो केवल ध्यान से, ठीक है। रचनाएं के बाद में यहाँ पर देखिए भाव पक्ष हो गया है, भाव पक्ष के बाद में आपका रहेगा, ठीक है, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान, ठीक है। इसमें बड़ा चढ़ा कर लिख दिएगा आप, इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जो, ठीक है, कृतियाँ, ध्यान सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, इन्होंने जो कृतियाँ हमारे समाज के लिए बनाई गई है या रचनाएं की है, इन्होंने जो हमारे समाज के लिए कृतियाँ रची है, इसके लिए ये आजीवन ही हमारे लिए स्मरणीय रहेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, कि इन्होंने जो हमारे समाज के लिए कृतियाँ रची है, इसके लिए ये आजीवन ही हमारे लिए स्मरणीय रहेंगे। साहित्य में स्थान सबका सेम लिखिएगा, ठीक है। कुंवर नारायण के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी का था, तो ये इसको तो नहीं करना है आपको, यहाँ पर रचनाएं करनी है, ठीक है। रचनाएं के बाद में भाव पक्ष और ये कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान और वगैरह आपने लिख दिया कि इन्होंने जो हमारे समाज के लिए, हित के लिए जो रचनाएं रची है, यानी रामचरितमानस, ठीक है, इसके लिए ये जीवन भर हमें, ठीक है, हमारे लिए स्मरणीय रहेंगे। शमशेर सिंह बहादुर जी का रचनाएं करनी है, केवल रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। भाव पक्ष, ये कला पक्ष और ये रहा साहित्य में स्थान। रघुवीर सहाय का, ठीक है, ये रचनाएं, क्योंकि वो अपने को करने से मतलब ही नहीं है, ठीक है, ऊपर का स्टोरी, ठीक है। भाव पक्ष हो गया, ये कला पक्ष हो गया और ये साहित्य में स्थान। और अंतिम जो है, ठीक है, आलोक धनवा है और अपना जो ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है, उनका दोनों का करवा दूंगा। ये आलोक धनवा जी का हो गया रचनाएं, ये आपका भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और अंतिम जो आपका हरिवंश राय बच्चन जी का रह गया है, ठीक है, तो ये हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय, तो इसमें रचनाएं, रचना के बाद में भाव पक्ष, कला पक्ष और ये अंतिम साहित्य में स्थान,
ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। कवि परिचय से आगे बढ़ते हैं। तो वैसे 4 मैंने पूरे बता दिए, उसमें और भी, पर आपको ये महत्वपूर्ण ये करने हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण देख लीजिए, ठीक है। कुंवर नारायण के बाद में आपको शमशेर सिंह बहादुर, और इसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और एक वो आगे बता दिया हमने पहले ही, ठीक है। तो ये यहाँ से देखिए, अब ये तो आपने ये चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से जो यदि बात करें ज़्यादा महत्वपूर्ण की, तो आप प्रश्न बैंक के सहारे इसको पढ़िएगा, ये जो इकाई है, ठीक है, इसको। और वैसे परीक्षा अध्ययन से रोंग जाता ही नहीं है पेपर, ठीक है। सारी चीज़ें कंप्लीट है। चलिए इसको तो कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पर बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण का ध्यान से, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 99 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसे पढ़िएगा। इसके बाद में ये इसके संबंधित जो प्रश्न रहेंगे, निशान लगा लीजिए आप तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो कुंजिया सबके पास होती है। यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर में आया था प्रश्न, विधवा बहन, और ये इसका प्रश्न उत्तर वाला मैटर है, ठीक है। इसके बाद में ये भक्तिन, एक पार्ट भक्तिन से आने ही वाला है प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा व्हीलर हो रहा है, यहाँ पर देखिए, अब आ गया है सही, ठीक है। चलिए इसके बाद ये बाजार का जो जादू है ना, इससे ये तीसरा वाला हो गया। इसके बाद में सारा वो सॉल्यूशन दूंगा, सारी चीज़ों का बताऊंगा, ठीक है। इनको कंप्लीट कर लिए तो 80 में से 80 नंबर पक्के हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये दूसरा, फिर ये पहलवान की ढोलक से ये, फिर इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, फिर ये तीसरा वाला भी करना पड़ेगा। देखिए 2 पार्ट से कर जाएगा, पहलवान की ढोलक और भक्तिन, इन दोनों पार्ट में से एक पार्ट में से आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सीरीज के फुल वाला चैप्टर से यहाँ से, इसके बाद ये तीसरा है यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन आंसर में देखिए, यहाँ पर देखिए, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। इसके बाद में भक्तिन अच्छी है, यहाँ कहना कठिन होगा। इसके बाद यहाँ से तीसरा, ये चौथा और पांचवा। यहाँ पर बाजार दर्शन से पहला क्वेश्चन है, जिस पर एम लिखा हुआ वही करना है। फिर ये काले बेगा जो इंदर सेना है, वो उनका पार्ट से है। यहाँ पर देखिए, ये पांचवा है। ये आपका 7वां क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये पहला, तीसरा, यहाँ से ये छठा। इसके बाद में लेखक परिचय में यदि बात करें तो जैनेन्द्र कुमार का है पहला, ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार है, ठीक है, नाम आप याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार। दूसरा धर्मवीर भारती, में इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ आपको अभी। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। बस ये 3 करने हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्या है आपका, जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकाल लेते हैं कवि परिचय, लेखक परिचय से। लेखक परिचय क्या है आपका, पहला जैनेन्द्र कुमार। देख लीजिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए,
तो ये आपको जैनेंद्र कुमार में जीवन परिचय में कुछ नहीं करना है, रचनाएं करनी है। रचना के बाद में ये भाषा, वो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए भाषा हो गई इनकी, और शैली, और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, अब जैनेंद्र कुमार के बाद में दूसरा जो था आपका वो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, तो ये मत करिएगा रज्जा सज्जात का, धर्मवीर भारती का यहाँ पर देखिए। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है, भाषा करनी है, रचनाएं करनी है और शैली करनी है। तो ये तो रचनाएं हो गई आपकी। रचना के बाद में भाषा, भाषा के बाद में शैली, ठीक है, और शैली के बाद में ये साहित्य में स्थान। ठीक है, अब इसके बाद में क्या रह गया आपका, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इसमें नहीं है वो फणीश्वर नाथ रेणु का, तो आप इसमें से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपका जो ये अगला वाला पेट है, जूझ वाला पार्ट है, इसमें से केवल दूसरा क्वेश्चन करना है। इसके बाद में यहाँ से ये पहला करना है। पेज नंबर देख लीजिए 167 है, यहाँ पर है। ठीक है, 67 के बाद में यहाँ से ये पहला, बस इसके बाद तो ये जनसंचार वाला आपको देखिए प्रश्न बैंक से करना है, यहाँ से नहीं पढ़ना है, इसमें से मत पढ़िएगा आप बिल्कुल भी, आपको प्रश्न बैंक से पढ़ना है, उसी में से आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न बैंक नहीं है क्या आपके पास में? ठीक है, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो है अगला, बाकी चीज़ तो छोटी छोटी जो आपने कंप्लीट कर ली है भाषा से शैली ने, ये तो चीज़ तो आती है सभी को। ठीक है बच्चों को, और इसके बाद में ये मैंने सारी चीज़ें समझा दी है आपको, काव्य परिचय रस सब आपको, ग्रामर व्याकरण, तो ये चीज़ें तो ठीक है आपठित बोध में से कुछ नहीं है। इसका जो वीडियो है, ठीक है, ये यहाँ से आप परीक्षा ध्यान से पढ़िएगा, और इसी के आगे मैं यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ किस तरह से आपको आपठित बोध, आपठित गद्यांश से करने हैं। ठीक है, किसी तरह आपको पत्र लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें किस तरह लिखनी है, लिखने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। मानव का आकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना केवल मानवता के लिए नहीं, लज्जाजनक नहीं है, ठीक है, बल्कि अनुचित भी है। ये जो कह रहा है, आकारण का मतलब है बिना कारण के ही, एक मानव जो है बिना कारण के दूसरे मानव के प्रति अनुदार, अनुदार का मतलब आप समझते हो, कठोर होना। ठीक है, दया उसका भाव उसके मन में ना होना। ठीक है, तो ये केवल मानवता के लिए लज्जाजनक नहीं है, और साथ ही साथ क्या है, अनुचित भी है, गलत भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है। देखिए, इसी तरह से आपको पढ़ना है वहां पर बैठ के, और वास्तव में यदि आप अच्छे 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं, मैं जितना बता रहा हूं उतना कंप्लीट कर लीजिए, मेरी पूरी जवाबदारी। यदि 75 में से 75 नंबर आपको नहीं आए तो ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का सेम पेपर आएगा। ठीक है, तो वास्तुता यानी वास्तव में यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मानवता का आदर करना जानता हो या कर सकता हो, केवल इसलिए कि मनुष्य बुद्धिमान है, दरिद्र है, वह घृणा का तो दूर अपेक्षा का पात्र भी नहीं है। ये कह रहा है ऐसा कि किसी भी मनुष्य, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसका अपमान करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है, तो उसकी बड़ाई करता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम उसकी बुद्धिमान व्यक्ति तो उसकी बड़ाई, कोई गरीब है तो उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ये केवल क्या है, इसको देखकर ही हम व्यक्ति की श्रेष्ठता का आकलन नहीं कर सकते। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य रहता है कि वह मनुष्य है, और मनुष्य क्या है, भगवान की के द्वारा बनाई गई एक श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, और बस इतना सा है। अब इसमें प्रश्न आते हैं आपके। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो यथार्थ मनुष्य यानी कि वास्तव में जो मनुष्य है वो, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो शीर्षक हो गया यथार्थ मनुष्य। ठीक है, पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया हो,
तो यहां पर देखिए पढ़ा था हमने कि वास्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां से निशान लगाने बैठते हैं कि वास्तुतः यथार्थ मनुष्य, यहां पर आपने इसको हिंट पकड़ ली, किसे यथार्थ मनुष्य कहा गया है, जो मानवता का आदर करता हो। तो प्रश्न पढ़ा हमने फिर से, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया, तो यथार्थ मनुष्य वही है जो, ठीक है, मानवता का आदर करना जानता हो, ठीक है, या फिर हम यथार्थ मनुष्य उसे ही कहते हैं कि जो मानवता का आदर करता हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा कैसा लिखोगे, यथार्थ मनुष्य उसे कहा जाता है जो मानवता का आदर करना चाहता है, जो व्यक्ति मानवता का आदर करता है उसे ही यथार्थ मनुष्य कहा जाता है, ऐसा भी कर लिख सकते हो। सारांश की बात करें तो देखिए पढ़ा हमने, पढ़ने के बाद में यहां पर हमको जो सार समझ में आया इसका, वही क्या है, सारांश है, ठीक है। जैसे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जो कठोरता का भाव होता है, उसके प्रति जो अनुदार का उसके मन में भावना होती है, ठीक है, ये सम्मान योग्य नहीं है, ये जो लज्जाजनक है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य को मानवता का आदर करना चाहिए, ठीक है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य से घृणा नहीं करता है, ठीक है, उन्हें सबको साथ में लेकर बढ़ावा देता है, ठीक है, क्योंकि जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो क्या है, एक मनुष्य है, ठीक है, या मनुष्य भगवान की सबसे अच्छी रचना है। तो प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का सहारा बनना चाहिए, ठीक है, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। तो ये मैंने जो बताया ऐसा कैसा हुबहू लिख दोगे, जब भी आपके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। हर वर्ष मेरी कोचिंग से 96 97 से बच्चे टॉप करते हैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, एक विषय नहीं, सारे विषयों में टॉप करते हैं, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी, मेरी पूरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। आपका और जो मेरा, ठीक है, संपर्क है वो केवल नेट के द्वारा हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मुझ पर आपको भरोसा, ठीक है, या आपको मुझ पर भरोसा थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, पर चिंता मत करिए, यही प्रश्न आने वाले हैं, जो मैं बता रहा हूं उतना कंप्लीट करिए। देखिए आपको किस तरह से लिखना है वो पूरी हिंट समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पर देखिए पत्र जो है दो तरह के, एक तो औपचारिक, जो हम जिसे हमारी लैंग्वेज में कहते हैं हम, ठीक है, स्कूल वाले टीचरों को, प्रिंसिपल को, सरकारी कामकाज में जो पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। और लेकिन जो हमारे मित्र पिताजी को इनको लिखेंगे वो कहलाएगा आपका अनौपचारिक पत्र, यानी सगे संबंधी रिश्तेदारों को लिखने वाले पत्र तो अनौपचारिक, और जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल या फिर हम सरकारी कामकाज में यूज करेंगे वो आपका औपचारिक पत्र कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है सेवा में, इसके बाद में यहां से आपको लिखना है, ठीक है, लिखने का तरीका सीखना है, मेन क्या है, लिखने का तरीका, श्रीमान प्राचार्य महोदय। अब यहां हमारी बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए यहां पर आएगा कोमा, ठीक है। शासकीय जो भी आपका नाम रहे स्कूल का, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और विद्यालय का जो नाम है आपका वो यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे नाम है आपका विद्यालय का, यहां पर जैसे आपका आष्टा है, ठीक है, तो यहां पर आष्टा जाएगा, और यहां पर ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए इसके बाद में विषय वाला सिस्टम आएगा, फिर आगे तीसरा देखिए यहां पर विषय, ठीक है, यहां विषय वाला सिस्टम आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर विषय में आप क्या करिएगा, ये अब क्या विषय बोला है उसने, शाला शुल्क मुक्ति, ठीक है, यानी कि जो आपकी शुल्क मुक्ति है, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, केवल एक अवकाश बताऊंगा, चारों पेपर की आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करिए। शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है यहां पर। अब जो यहां पर आपने सेवा में लिखा है तो यहां पर आप महोदय लिख दीजिए, या फिर आपने यहां महोदय लिख दिया है तो ये तो क्या है, आदर सूचक शब्द है, कोई से भी शब्दों का यूज कर सकते हैं। आपने अब यहां पर लिख दिया महोदय, मान के चलिए लिख दिया महोदय, ठीक है। यहां पर आप लिख दीजिएगा विनम्र निवेदन है, ठीक है, सविनय निवेदन है, जो हम पहले से बोलते आए हैं, सविनय निवेदन है
कि ठीक है मैं आपके, ठीक है, अब इसके बाद में ये लाइन जब आपकी पूरी हो जाए, ठीक है, तो ये यहां से कई बच्चों को देखा मैंने यहां से लिखते, यहां से नहीं लिखना है, ठीक है, यहां से अब शुरू करना है, आपके विद्यालय अब डिटेल्स करके आगे की पूरी पिक्चर आपको लिख देना है, ठीक है। अब वो क्या लिखना है वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर समझाना मेरा उद्देश्य था। यहां से देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूं, मेरे पिताजी क्या है एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, मेरे पिताजी एक आम किसान हैं, ठीक है, उनकी जो दैनिक आय है या मजदूरी है, मासिक आय सीमित है, जरूरी नहीं है ऐसा लिखेंगे, ठीक है, मेरा परिवार जो है, ठीक है, उनका लालन पालन करना उनसे मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनकी आय बहुत ही कम है, उनका वेतन से हमारे घर की रोजी रोटी भी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती है, ठीक है। यानी कि जो आपको अब विचार लिखने हैं वो विचार लिखना कोई जरूरी नहीं, यहाँ से आप इस लिखिए कि यही लिखोगे पूरा का पूरा, यहाँ पर एक आपको एक तरीका मिलता है केवल कि इस तरीके से आप लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जैसे आपकी बात पूरी हो जाए, ठीक है, इस विषय में जो भी शाला के नियम है वह मुझे स्वीकार है, कृपा इस कृपा के लिए मैं आपका आजीवन, ठीक है, आभारी रहूंगा। इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है, जी जो भी तरीका आपको जमे वो लिख दीजिएगा। फिर नीचे की हिंट देखिए, यहां से आपने इसको लिख दिया, मान के चलिए ये पूरा हो गया, ठीक है, यहां तक पूरा हो गया। अब यहां पर आपको लिखना है धन्यवाद और दिनांक, दिनांक जैसे मान के चलिए आपका 1 मार्च के दिन पेपर है, ठीक है, तो 03 और 2023 इतना सा कर दोगे। चलिए अब इसके बाद में जो आपका अगला स्ट्रक्चर रहता है वो आपका है आपका आज्ञाकारी प्रार्थी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यदि स्कूल वाले टीचर को उनको लिखना है तो यहां पर आपका जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, यहाँ पर आप शिष्य लिख दीजिएगा और आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं, ठीक है। शुरू नहीं करना है, पहली जो लाइन है वो यहाँ से इसी लाइन से शुरू करेंगे लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले कोई कोड लिखना रहता है, जैसे मैंने लिख दिया है 125, इसी तरह से नंबर लिख दीजिएगा, आप कोमा लगा दीजिएगा। यहाँ पर कहाँ जगह के लिए लिखना है आपको, जैसे मेरे को भोपाल लिखना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर गांधीनगर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने गांधी नगर, जरूरी नहीं है यही लिखोगे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो भोपाल, ठीक है। अब दिनांक लिख दीजिए यहाँ पर, किस दिनांक को आप लिख रहे हैं, तो ये आपका 10वीं वाले बच्चों का 1 मार्च के दिन है और 12वीं वालों का 2 मार्च के दिन है, तो 12वीं के हिसाब से बता देता हूँ मैं, ठीक है, दोनों का सेम रहेगा। ये 2 मार्च हो गया है, तीसरा महीना है आपका और 2023 है, ठीक है। अब ये जो 3 लाइन इनकी सीध में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद में एक लाइन यहाँ से लिखना, ठीक है, ये हो गई। अब आपको लिखना है पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी। देखिए लिखने का तरीका याद होना चाहिए। अब पिताजी है चरण स्पर्श कर दीजिए थोड़ा सा, वरना घर जाओगे जब जूता मारेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दीजिए सादर, थोड़ा सा यहां देख ली तरीका, देख ली, आके नीचे नहीं लिखना है, यहां से लिखना है सादर चरण स्पर्श, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हुए मैं यहां सकुशल हूं, सकुशल हूं पिताजी, आशा करता हूं कि आप भी ठीक है कुशल होंगे,
बस आगे जो हिंट है आपको समझ में आ गई। यहाँ से लिखने का तरीका सिखा रहे हैं मेन, तो अब बोल देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर सकुशल हूँ पिताजी, आशा है कि आप भी सकुशल होंगे, अच्छे से ठीक होंगे, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं किस लिए पत्र, उस मुद्दे पर आइए। हम पत्र लिख रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए, ठीक है। परीक्षा की तैयारी आपकी हो चुकी है, आपको पिताजी को बताना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम कि मेरी परीक्षा है पिताजी बहुत ही निकट आ गई है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मैं अध्ययन पढ़ाई में, ठीक है, निरंतर जारी रख रहा हूँ। मैं अध्ययन में काफ़ी पहले से ही जुड़ गया था, अतः मैंने पूरे विषय की अच्छे से तैयारी कर ली है। थोड़ी सी कठिनाई ये बता दीजिए, एक दो विषय बता दीजिए आपकी कमजोरी, ठीक है। हर बच्चे की कमजोरी इंग्लिश, थोड़ा सा कठिनाई मुझे अंग्रेजी के विषय में थोड़ी सी आई थी, गणित के विषय में आई थी, पर लेकिन ठीक है मैंने मेरे स्कूल के, ठीक है, टीचरों की सहायता से, शिक्षकों की सहायता से और मेरे मित्रों की सहायता से मैंने उन विषयों को की भी तैयारी पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट कर ली है। यानी कंप्लीट नहीं लिखना, आपको पूर्णतः तैयार कर लिया है। देखिए हिंदी में इंग्लिश वर्डों का यूज़ नहीं करना है, कंप्लीट नहीं लिखना है, इसे लिखिएगा मैंने अब मेरी जो पूरी पढ़ाई है यह पूर्णतः समाप्त कर ली है, ठीक है। विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह, विगत मतलब हर वर्षों की तरह पिताजी मैं इस वर्ष भी अच्छे अंक से पास होऊंगा, ठीक है, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। तो पिताजी, ठीक है, मैं आप पूज्य माता जी को चरण स्पर्श करता हूँ, छोटे मेरे जो भाई बहन हैं उनको मेरा प्यार कहिएगा, ठीक है। आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिएगा। ये आपकी हिंट हो गई है। इसी तरह से आपने बड़े भाई को लिखिए कि उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टियाँ किस प्रकार व्यतीत करना चाहते। एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के जितने भी विद्यार्थी का 2 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में जो पेपर होने वाला, देख लीजिए आपका जो विषय कोड, जिन बच्चों का 051 विषय कोड है वही बच्चे इस पेपर को अच्छे से समझिएगा। आइए पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। पहले वीडियो जो मैंने बताया था उसमें आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं आपके 2-2 अंक के क्वेश्चनों में से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी को यहां पर सोल्व करा रहा हूं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला यहां पर प्रश्न आपके पेपर में है, धर्म पार्थक्य का नहीं एकता का घोतक होता है। पर लेकिन उससे पहले आप भाव विस्तार या भाव पल्लवन करना रहता है इसका, ठीक है। पहले यदि आप इसकी परिभाषा यदि कंप्लीट करोगे तो कोई भी आपका भाव पल्लवन या भाव विस्तार देगा तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। देखिए पहला क्या है इसकी परिभाषा, सूत्र के रूप में कही गई बात। सूत्र यानी कि कोई भी एक फॉर्मूले के बेस पर कोई भी बात को कहेंगे और विस्तार पूर्वक उसको लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है, उसे ही कहते हैं भाव पल्लवन। जैसे मान के चलिए क्या बता रहा है ये, फिर से पढ़िए, सूत्र के रूप में कही गई बात को विस्तार में लिखना या फिर उसे समझना भाव पल्लवन कहलाएगा। मान के चलिए जैसा कि मैंने यहां पर बताया है कि धर्म जो है वो पार्थक्य का नहीं एकता का घोतक है। अब उन वर्डों का जो अनुवाद निकालिए, धर्म क्या मतलब क्या होता है, जो हमारा धर्म है। पार्थक्य ना कि बांटना, बांटने का काम नहीं करता, किसका है ये, एकता करने का कार्य है, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो आपके मन में विचार आए वही लिखते हैं, ठीक है। इस संसार में विभिन्न धर्मों का प्रचलन है। जो मनुष्य जिस धर्म में जिसकी आस्था होती है, हिंदू रहेगा तो हिंदू धर्म को मानेगा, मुसलमान है तो मुसलमान धर्म को मानेगा। तो क्या बोला है यहां पर कि इस संसार में विभिन्न धर्मों का प्रचलन है। जिस मनुष्य की जिस धर्म में आस्था होती है वहां उसका पालन करता है, ठीक है। धर्म अलग अलग है, हिंदू के धर्म अलग है, मुसलमान का धर्म अलग है, लेकिन सबका जो मूल रूप है अर्थात जो सारा धर्म है वह एकता, प्रेम, भाईचारा, अहिंसा, इन सभी का संदेश देता है। संदेश वाहक को आप कर लीजिएगा, संदेश देता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई है कि इस संसार में विभिन्न धर्मों का प्रचलन है। जिस मनुष्य की जिस धर्म में आस्था होती है वहां उस धर्म का पालन करेगा। धर्म भले ही अलग अलग हो गए फिर भी मूल रूप से उन सभी क्या होगा, समान रहेंगे। अर्थात हर एक जो धर्म है वो प्रेम, भाईचारा, अहिंसा, इनको सबको बढ़ावा देगा, ठीक है। धर्म के आधार पर कला करना, कलेश करना, ठीक है, और अधर्म को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सारा क्या है, अधर्म कहलाता है, ठीक है। धर्म तोड़ता नहीं है बल्कि क्या करता है, धर्म तो जोड़ने का कार्य करता है। इंसान के दिल एवं दिमाग में उदार भावनाओं का बीजारोपण करता है। धर्म के साध्य अलग अलग हो सकते हैं, अतः यहां कहना
पूरी तरह सत्य है कि धर्म पार्थक्य का नहीं, एकता का घोतक है। अब देखिए पहले जो ये भाव विस्तार आता था वो कम से कम 3 नंबर 4 नंबर में आता था, अब आएगा 2 नंबर में। तो कितना सा लिखना है वो समझ लेते हैं। देखिए इसको हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा, जो सारांश निकला है उसी को लिखना है। ठीक है कि इस संसार में हर एक मनुष्य का अलग अलग धर्म है। ठीक है, हिंदू जो है वहाँ अपने हिंदू धर्म का पालन करेगा, मुसलमान अपने धर्म का पालन करेगा। तो आप बताइएगा कि इस संसार में विभिन्न धर्मों का प्रचलन है। जिस मनुष्य की जिस धर्म में आस्था होती है वहाँ उस धर्म का ही पालन करता है। ठीक है, चाहे धर्म अलग अलग है लेकिन मूल रूप से वो सभी एक समान ही होते हैं। अर्थात जो धर्म होते हैं वह एकता, प्रेम, भाईचारा, अहिंसा, इन सभी का संदेश वाहक है। धर्म के आधार पर कलह करना, द्वेष करना, ठीक है, आपस में भाईचारे को, ठीक है, खत्म करना, यानी कि क्या लड़ाई भिड़ाई करना, ये सब क्या है, अधर्म है। धर्म हमारा तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। बस इतना सा आपको यहाँ तक लिख दोगे और बाकी यहाँ से आप वापस लिख दीजिएगा कि अतः धर्म स्पष्ट है कि धर्म पार्थक्य का नहीं, एकता का घोतक है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरह से यदि दूसरा भाव पल्लवन आता है कोई, ठीक है, तो वहां भी आप यहां से लिख सकते हैं। क्या है दूसरा, कि ईश्वर जो होता है वो किसी विशेष धर्म का, विशेष जाति का नहीं होता। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आज तरह तरह के जो भिन्नता कहते हैं कि ठीक है कि आदिवासी समाज के अलग अलग धर्म हैं, उनके भगवान अलग हो गए हैं। ठीक है, मुसलमान के भगवान अलग हैं। ठीक है, कोई रामचरितमानस का विरोध कर रहा है तो कोई, ठीक है, कहीं का। तो ये जो विरोध हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर ये भाव पल्लवन यहाँ पर यही कह रहा है कि ईश्वर किसी एक विशेष धर्म का नहीं होता, ना किसी जाति का। ठीक है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो भगवान है वो निर्गुण है, निराकार है और आजन्मा है। ठीक है, उसकी सीमा का कोई पार नहीं है, यानी कि उसे कोई भी बांध नहीं सकता। वह समस्त धर्मों को चलाने वाला है। क्या है, वहां समस्त धर्मों को चलाने वाला है। ईश्वर ही परमपिता है, वहां सभी पर दया बरसाता है, क्योंकि परमपिता होने के फलस्वरूप वहां सबका है और हम सब उसके हैं। ठीक है, सारांश समझ में आ रहा है, वो लिखना है, ये जरूरी नहीं कि यही लिख के आओगे। ठीक है, सारांश ये कह रहा है कि यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि जो ईश्वर है वो निराकार रूप में होता है, आजन्मा है, अखंड है। ठीक है, ईश्वर को किसी भी सीमा में हम बांध के नहीं रख सकते, वहां तो समस्त धर्मों को चलाने वाला है। ठीक है, ईश्वर जो था वो हमारा परमपिता है, वहां सभी पर दया बरसाता है, क्योंकि परमपिता होने के फलस्वरूप वहां तो सबका है और हम सब उसके। अतः हम कह सकते हैं कि ईश्वर जो है वो किसी विशेष धर्म का या विशेष जाति का नहीं हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद आपका अगला जो भाव विस्तार है वो है दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये हमको एक्सप्लेन यहाँ पर करना है। ठीक है, दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावना होता है। इस कविता का तात्पर्य यह है कि कोई भी यदि हम वस्तु को, कोई भी पदार्थ को, ठीक है, यदि हम उसे दूर से देखेंगे तो वहां सुहावनी लगती है, क्योंकि दूर का जो पदार्थ है वो हमेशा वास्तविकता से अलग होता है। ठीक है, इसलिए उसमें कर्कशता का आभास नहीं हो पाता। क्या बोला है यहाँ पर कि कोई भी जो वस्तु है यदि हम उसे दूर से देखेंगे तो वो, जैसे वृद्ध जो होते हैं, इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं आगे, कि जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं, उनको उनका जो अतीत, ठीक है, अतीत यानी जो बीत गया, जो उनके जवानी के दिन थे, बचपन के दिन थे, उनको हमेशा वो अच्छे लगते हैं। और जो बालक है, ठीक है, या फिर कोई युवक है, उसको उसका जो फ्यूचर है वो उसे आकर्षित लगता है। देखिए यहाँ पर सरल भाषा में मैंने उसे कन्वर्ट करके लिख लिया है। देखिए, दूर के जो ढोल होते हैं वहां सुहावने होते हैं। इस कहावत का जो तात्पर्य है वो क्या है, यह है कि कोई भी वस्तु या पदार्थ को आप बाहर से, दूर से देखोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी, सुहावनी लगेगी, लेकिन क्या वास्तविकता में वहां पदार्थ ऐसा होता है? जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा यदि समझेंगे तो वृद्ध जो होते हैं उनको हमेशा उनका अतीत अच्छा लगता है, जो पहले की बातें हैं उनकी, और जो युवक है वो अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है, मस्ती में खोए हुए रहते हैं, यानी कि हमेशा उन्हें उनका फ्यूचर अच्छा लगता। पर अतः लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फिर उन्हें कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ता है। जब कर्म में उतरेंगे, कार्य करेंगे क्षेत्र में, तब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है कि नहीं, ठीक है, जो चीज हम पहले से सोच रहे थे, ठीक है, फ्यूचर के बारे में, ऐसा पर फ्यूचर हमारा नहीं है। अतः यहाँ समझा जा सकता है कि कोई भी जो दुनिया की दूर से जो दुनिया है वह दूर से जितनी अच्छी लगेगी, लुभावनी लगेगी, उतनी आकर्षक वास्तव में
नहीं होती है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो अगला है वहाँ अगला प्रश्न, चलिए इसके बाद अगला जो है भाव विस्तार या भाव पल्लवन नाम से आएगा ये। ठीक है, कविता जो है कोमल हृदय की चीज है। देखिए, मानव मन में विद्यमान कोमल भावनाओं के प्रसारण करने का साधन एक कविता है। यानी कि कविता वास्तव में है क्या? जो आपके मन में विचार आएंगे, जो भाव आएंगे, उनको प्रस्तुत करने का एक तरह का क्या है? साधन है। भावुक व्यक्ति, यानी कि जब व्यक्ति इमोशनल होता है, यानी कि भावुक होगा, तो उसके मन में जो भाव उमंगित होंगे, जो भाव अंदर से आएंगे, वह कविता को जन्म देगी। अन्य मानवों की तुलना में कवि जो होता है वो कुछ अधिक संवेदनशील होता है, ज्यादा भावुक होता है, जिंदगी के कटु एवं मधुर भावों को वहां कविता के सहारे लिखने का प्रयास करता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि कविता जो है कोमल हृदय की चीज है। देखिए सारांश समझिए। ठीक है, सारांश क्या है इसका कि ये बोलना चाह रहा है कि जो कविता है वह कोमल हृदय की चीज है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे मन में भावनाएं आती है, विचार आते हैं, उनको प्रकाशन करने का साधन है हमारी कविता। जो व्यक्ति भावुक होता है, जब व्यक्ति किसी भी भावना में विभोर होता है, ठीक है, तो जब उसके मन में जो भाव निकलते हैं, उसके मन से, आत्मा से जो विचार निकलते हैं, वहां विचार ही क्या करती है? कविता को जन्म देती है। अन्य मानवों की तुलना में जो कवि होते हैं हमारे, वो ज्यादा भावुक होते हैं। ठीक है, इमोशनल ज्यादा होते रहते हैं। वो जो है उनके जिंदगी में से जुड़े हुए या फिर जो समाज में देखते हैं कटु वचन, मधुर भाव, उनके सहारे कविता को व्यक्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं सिंपल सी बात है कि कविता जो है कोमल हृदय की चीज है। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला है बेर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा है। भाव विस्तार है। देखिए बेर का जो उद्गम स्थल है क्रोध है। क्या है? बेर का जो उद्गम स्थल है वो क्रोध है। क्रोध ही आगे चलकर बेर का परिणत हो जाता है, यानी कि बेर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर आप वर्ड बदल लीजिएगा और लिख दीजिएगा परिवर्तित। ठीक है, जब इंसान किसी का अहित करता है, जैसे कोई भी एक व्यक्ति ने आपके साथ बुरा कर लिया, ठीक है, तो आपके मन में भी उसके प्रति क्या आ जाएगी? गलत भावना आ जाएगी, आप भी उसका अहित करने लग जाओगे। लेकिन मान के चलिए उसने तो कर दिया आपके साथ, 2-4 सपाटे दिए, ठीक है आपको, लेकिन आपने उसको नहीं मार पाए, तो आपके मन में क्या आएगा? वहां जो क्रोध है वहां वशीभूत होगा और आगे जाकर आप उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाओगे। यदि वहां बदला लेने में आप असफल हो गए, तो जिस प्रकार, ठीक है, अब असफल हो गए तो जिस प्रकार जो विशेष ढंग से यदि हम अचार या मुरब्बा तैयार करते तो वो ज्यादा अधिक समय तक टिकाऊ बन जाता है। उसी तरह जो हमारा जो क्रोध था, बदला लेने का जो भाव था मन में, यदि वह लंबे समय तक हमने उसे शरीर में पाल के रखा, धारण करके रखा, तो वहां फिर बन जाता है अचार की तरह। ठीक है, यानी कि वो फिर बदला लेकर ही लेता है, ठीक है, मानता है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर, इसका सारांश आपको लिख देना है कि जो बेर का जो उद्गम स्थल है, बेर का उद्गम स्थल होता है क्रोध। जब व्यक्ति क्रोध के में वशीभूत हो जाता है और किसका अहित कर देता है, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ वहां व्यक्ति उससे बदला लेने के लिए, उसका अहित करने के लिए सोचता है, लेकिन किसी कारणवश से वहां उसका अहित उस समय नहीं कर पाता है, तो वहां, ठीक है, उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। यदि वहां बदला लेने में असफल रहा, ठीक है, ये तो यहाँ तक तो हो गया था, असफल हो गया वो लेने में, तो वहां जो क्रोध है वहां उसमें लंबे समय तक शरीर में धारण करके रखता है। और जिस तरह अचार या मुरब्बा तैयार कर लिया जाता है सही तरीके से, तो वह बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ बन जाएगा, और टिकाऊ बनने के साथ वह लंबे समय तक खराब नहीं होगा। उसी तरह वो जो उसने क्रोध अंदर धारण किया हृदय में, वो लंबे समय तक यदि वो क्रोध को धारण करके रखेगा तो वहाँ भी, ठीक है, फिर अचार या मुरब्बा की तरह लंबे समय तक टिकाऊ रह जाएगा, यानी कि वो बदला लेकर ही फिर मानेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बेर जो है क्रोध या अचार का मुरब्बा है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और शब्दों को आगे पीछे चयन कर लीजिएगा भले, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि वैसा हुबहू लिखना है, आपको केवल सारांश से समझना है। भगवान के अगर देर रहे अंधेर नहीं, इसका भाव विस्तार या भाव पल्लवन आपको करना है। तो देखिए यहाँ बात बिल्कुल सिद्ध तथा प्रमाणित है कि जो ईश्वर है वह सच्चा एवं निष्पक्ष न्याय करने वाला होता है। ठीक है, हमेशा वहां दोषी को सजा देता है, निर्दोष की रक्षा करता है।
पर यह बात हमने देखने में आती है कि कभी कभी जो व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति जो सच्चा व्यक्ति होता है, देखते हैं कि कभी कभी सच्चा व्यक्ति, यहां पर व्यक्ति के साथ में क्या लिखेंगे, सच्चा, सच्चा व्यक्ति भी विपत्ति के जाल में उलझ जाता है, जिस पर ईश्वर की जिस मनुष्य की ईश्वर में आस्था होती है और निष्ठा है, वे जानते हैं कि ईश्वर एक ना एक दिन उन्हें न्याय अवश्य प्रदान कराएंगे, ठीक है, पर उन्हें न्याय मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। इस प्रकार यहाँ कथन कह सकते हैं कि भगवान के घर तो देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, ठीक है। मैंने बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। सारे एक साथ एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है। देखिए, जहाँ तर्क हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती है।